एक आदमी सांप काटने से कितनी बार मर सकता है? आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा सवाल है, एक ही बार मरेगा? नहीं, मध्य प्रदेश में एक आदमी सांप काटने से 29 बार तक मर सकता है। सरकारी दस्तावेज हैं, आप झुठला नहीं सकते। 47 लोग सांप के काटने से 280 बार मरे और हर बार सरकार ने 4 लाख का मुआवजा भी दिया। एक साधारण सा कांस्टेबल 28,000 की सैलरी से 9 साल की नौकरी में कुल कितना पैसा जमा कर सकता है? कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उसने दुबई में 150 करोड़ का विला खरीदा, होटल और स्कूल भी बना लिए। जी हाँ, यह कोई जादुई कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है मध्य प्रदेश की। पिछले 4-5 सालों में यहाँ से ऐसे ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हर महीने जैसे नया कैलेंडर बदलता है, वैसे ही एक नया घोटाला सामने आ जाता है। लावारिस कार से 50 किलो सोना बरामद, मुर्दे उठ खड़े हुए और धान बेच डाला। जल निगम को 183 करोड़ की फेक बैंक गारंटी थमा दी गई। केस इतने हैं कि अगर सिर्फ नाम पढ़ने बैठें तो 10 से 15 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। आज हम देखेंगे इसमें से कुछ रहस्यमय और आपके भरोसे को हिला देने वाला भ्रष्टाचार। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपके हिसाब से देश का सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है? कमेंट में जरूर बताएं। धान खरीदारी घोटाला, ये घोटाला सालों से चल रहा है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हर लेवल पर धांधली हुई है। बिहार का मशहूर चारा घोटाला तो सिर्फ 940 करोड़ का स्कैम था, जिसने देश को हिला दिया था। यह घोटाला तो 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। हाँ, आपने सही सुना, 4 गुना बड़ा घोटाला। लेकिन मीडिया खामोश है। क्यों? क्योंकि यहाँ मामला उस राज्य का है जहाँ भाजपा की सरकार है। मार्टिन लूथर जूनियर ने कहा था, अज्ञानता से अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं है। आज का मीडिया हमें इसी राह पर ढकेल देना चाहता है। इसे समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि धान की सरकारी खरीदारी होती कैसे है। सरकार MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है ताकि किसान को नुकसान न उठाना पड़े। किसान धान सीधे सरकारी केंद्रों पर बेचते हैं। सरकार किसानों को पेमेंट करती है, कैश या ऑनलाइन। फिर वही धान चावल मिलों में भेजा जाता है जहां उसकी पिसाई होती है और आखिर में यही चावल FCI यानी भारतीय खाद्य निगम को सौंपा जाता है ताकि देश में गरीबों को राशन पर बांटा जा सके। MSP का घोटाला, भ्रष्ट अधिकारी, मिल मालिक और बिचौलियों का खेल। गरीब किसानों से 1200 या 1400 में धान खरीदा गया और सरकार को MSP पर यानी 2000 से 2300 में बेचा गया। सीधे 50 से 100% तक का मुनाफा। असली किसान की जगह यही लोग किसान बनकर बड़ी मात्रा में फसल बेच रहे थे। लो क्वालिटी वाले धान को हाई क्वालिटी बताकर बेचा गया। अधिकारियों ने जानबूझकर लो क्वालिटी वाले गीले या खराब धान को स्वीकार कर लिया और हाई क्वालिटी का भुगतान किया। मिल मालिकों ने पिछली साल वाले माल को एक बार फिर नई फसल के नाम पर बेचा। सरकारी रिकॉर्ड में हाई क्वालिटी दिखाई जाती है, लेकिन वास्तविक स्टॉक घटिया होता है, इतना घटिया कि जानवर भी ना खाएं। भुगतान में घोटाला, कई बार तो यह खरीद फरोख्त सिर्फ कागजों पर हुई। वास्तव में न तो कुछ खरीदा गया, न ही कुछ बेचा गया। सिर्फ जनता के पैसों की लूट हुई। फर्जी ट्रांसपोर्ट रसीद बनाई गई। 614 में से 571 रसीदें फर्जी निकली, यानी 90% फर्जी बिल। और हर ट्रिप में टोल टैक्स भी दिया गया। कई ऐसे ड्राइवरों के नाम सामने आए जो लोग सालों पहले मर चुके थे। तो क्या उनका भूत या ट्रक चला रहा था? मतलब यह कि चोरी का कोई भी मौका नहीं छोड़ा गया। वितरण में घोटाला, राशन की दुकानों को भेजे गए चावल का एक बड़ा हिस्सा कभी दुकानों तक पहुंचा ही नहीं। रसीदों पर तो वितरण दिखाया गया, मगर वास्तव में यह सारा माल निजी व्यापारियों को या काला बाजारियों को भेज दिया गया। अच्छा माल निजी व्यापारियों को बेचकर मार्केट से घटिया माल खरीदकर वितरण के लिए भेजा गया। कहीं गोदाम में 2000 टन तक धान कम मिले तो कहीं पर किसानों ने बताया कि अधिकारी उनसे हर बोरी पर 2 किलोग्राम एक्स्ट्रा धान लिया। आवाज उठाने पर भुगतान लटका देने की धमकी देते। सवाल यह है कि जब इतने बड़े स्तर पर यह घोटाला चल रहा था तो इतने सालों तक पकड़ में क्यों नहीं आया? वजह थी बहुत सारे विभाग, प्रोक्योरमेंट सेंटर, राइस मिल, FCI, स्टेट सिविल सप्लाईज, सभी ने मान लिया कि अगला विभाग जांच कर रहा होगा। कई मिल मालिक राजनेताओं से जुड़े थे, इसीलिए जांच कभी गहराई तक नहीं पहुंची। कागज पर तो सब कुछ साफ था। किसानों ने बेचा, MSP का भुगतान किया गया, राशन पर बांटा गया
ऑडिट करने वाले अधिकारियों को रिश्वत दी गई या उनका तबादला करा दिया गया। मामले के सामने आने के बाद 28 समितियों पर एफआईआर दर्ज की गई और 135 लोगों को आरोपी बनाया गया। लेकिन नुकसान तो हो चुका था। किसानों को कभी उचित दाम नहीं मिला, राशन कार्ड पर जिन्हें दिया गया उन्हें कभी अच्छा चावल नहीं मिला, सिर्फ जनता के पैसों की लूट की गई। करोड़पति एक्स कांस्टेबल सौरभ शर्मा, यह वही केस है जिसमें एक लावारिस एसयूवी से 11 करोड़ नकद और 12 किलो सोना बरामद हुआ था। इस कांस्टेबल की तनख्वाह सिर्फ 28,000 रुपये महीने थी। इसी 28,000 की तनख्वाह से इसने 9 साल में होटल और स्कूल बना लिया और दुबई में 150 करोड़ रुपए का विला खरीद लिया। यह है सौरभ शर्मा, एक आरटीओ कांस्टेबल। इसके पिता एक सरकारी डॉक्टर थे। पिता के निधन के बाद 2015 में अनुकंपा के आधार पर इनको आरटीओ में नौकरी मिली थी। 9 साल बाद 2023 में शर्मा ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। सिर्फ 9 साल की नौकरी में 500 से 700 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। सोच के हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने किस किस लेवल पर इन्होंने घोटाला किया होगा। सौरभ ने देखा कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में पैसे कमाने के कई तरीके हैं। फर्जी पेपर बनाना और अवैध वाहनों को पास करना, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से लेकर कमर्शियल परमिट तक हर काम में रिश्वत का जुगाड़ है। पुराने और अनफिट वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट देकर सड़कों पर चलाने की अनुमति देना, जुगाड़ ही जुगाड़ है। धीरे धीरे सौरभ ने बड़े अफसरों का नेटवर्क बनाना शुरू किया। बहुत जल्द उसने एक भ्रष्ट अफसरों की एक बड़ी टीम बना ली। अब सारे इल्लीगल काम इसके लिए बाएं हाथ का खेल हो चुके थे। मोटी कमाई शुरू हो चुकी थी। शर्मा ने अपनी मां, पत्नी, साली और करीबी चेतन सिंह और शरद जायसवाल के नाम पर एक स्कूल और होटल बनवा लिया। उसके सहकर्मियों या पड़ोसी में से किसी ने पुलिस को उसकी बढ़ती दौलत की सूचना दे दी। दिसंबर 2024 में लोकायुक्त की शुरुआती जांच में उसके घर से 7 करोड़ 98 लाख बरामद हुए, 2.87 करोड़ कैश और 234 किलोग्राम चांदी। 234 किलोग्राम। आईटी डिपार्टमेंट के अफसरों ने भोपाल के बाहरी इलाके में मिली एक लावारिस एसयूवी से 11 करोड़ कैश और 52 किलोग्राम सोना जब्त किया। बाद में पता चला कि यह गाड़ी शर्मा के करीबी दोस्त गौड़ की है। उसके घर से मिली डायरी ने जो खुलासे किए उससे सबके होश उड़ गए। मोटा मोटा 500 से 700 करोड़ की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। डायरी में शार्ट में कुछ नाम लिखे थे, जैसे टीसी और टीएम। माना जा रहा है कि यह ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का शॉर्ट फॉर्म है। शर्मा और उसके 2 साथियों को लोकायुक्त अदालत पहले ही जमानत दे चुकी है, मगर ईडी से राहत नहीं मिली है, तो अभी जेल में ही है। यह केस बताता है कि देश में किस स्तर पर लूट चल रही है। 9 साल में 700 करोड़, मतलब हर साल 80 करोड़, मंथली 6 से 7 करोड़। 90 डिग्री फ्लाईओवर। भोपाल का यह नायाब 90 डिग्री फ्लाईओवर तो आपको याद ही होगा। 18 करोड़ में बने इस फ्लाईओवर में कितने नियमों की धज्जियां उड़ाई गई होंगी, हम सोच भी नहीं सकते। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा समझ लेते हैं। किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट का एक फेज होता है मॉनिटरिंग एंड ऑडिट। संबंधित मंत्रालय और उसकी एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है परियोजना की प्रगति और पैसों के उपयोग की निगरानी करना। कमेटी काम का रेगुलर रिव्यू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर समीक्षा करती है परियोजना सही दिशा में चल रही है। और ऑडिट कमेटी यह सुनिश्चित करती है कि पैसा वहीं खर्चा हो रहा है जिसके लिए दिया गया था। इस फ्लाईओवर को देखकर लगता है कि किसी भी नियम का पालन हुआ होगा। अब हम आते हैं अपने फाइनल सांप वाले केस की तरफ। स्नैक बाइट स्कैम, सांप काटने का घोटाला। सिवनी जिले में एक जांच में पाया गया कि 2021-22 के बीच सांप काटने से होने वाली मौतों के लिए रिलीफ फंड से 11.26 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। करीब 47 लोगों को 280 बार मरा घोषित करके 11.26 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। मोहन यादव जी के राज में एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा। शिवनी का साथी हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? मतलब आप देखो किस तरीके से आपके खून पसीने के
आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति सांप के काटने, बिजली गिरने जैसी आपदा से मर जाता है तो एक राहत कार्य के अनुसार सरकार उसे 4 लाख की मुआवजा राशि आर्थिक मदद के तौर पर प्रदान करती है। ऐसी किसी भी घटना के बाद उस इलाके का एसडीओ या तहसीलदार मृतक के घर पर जाता है, घटना का मुआवजा करता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है और उसके बाद मृतक के परिवार वालों को 4 लाख की राहत राशि प्रदान की जाती है। फर्जी मृतकों की सूची में एक व्यक्ति श्रेष्ठ अवधिया को 29 बार मृत दिखाया गया और हर बार उसे 4 लाख का मुआवजा दिया गया, यानी 1,16,00,000 जो किसी रमेश नाम के आदमी को मिला है। और इसी तरह एक अन्य व्यक्ति को 29 बार मृतक घोषित किया गया। इस अनियमितता में कई अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने दस्तावेज में नाम तो पीड़ित का ही रखा मगर पैसा किसी और को ट्रांसफर कर दिया। जहां नियम के मुताबिक एक व्यक्ति के खाते में सिर्फ 4 लाख की राहत राशि ट्रांसफर की जा सकती है, वहीं श्रेष्ठ और ललित को मिलाकर कुल 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर दिया गया और इतनी बड़ी राशि खा पी कर हजम भी कर ली गई। हमारे देश में भ्रष्टाचार एक सिस्टम बन चुका है, इसे खत्म करना आसान नहीं है। आपके पास अगर कोई राय है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।